नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात करूंगी इजराइल हमास की जंग की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसमें उन्होंने तुष्टीकरण को देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एकता दिवस के मौके पर स्वार्थ की राजनीति करने वालों पर क्या अटैक किया है ये बताऊंगी, और साथ ही ये भी समझाऊंगी कि गाजा युद्ध के बहाने हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने की कैसी चाल चली जा रही है। हमास की तरफदारी में मुस्लिम वोट की ये यारी का पूरा हिसाब किताब है क्या, ये आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात तुष्टीकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटैक की। आज पूरा देश लौह पुरुष और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है। पटेल की 148वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर बिना किसी का नाम लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वालों को देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में बड़े मैसेज दे दिए, और ये मैसेज उन लोगों के लिए थे जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो आतंकवादियों का साथ देने के लिए कोर्ट चले जाते हैं, जो मानवता के दुश्मनों का साथ देने में हिचकिचाते नहीं। आखिर वो लोग कौन हैं जिन्हें देश की चिंता नहीं है, उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। जो लोग देश की एकता पर हमले कर रहे हैं, हम सभी देशवासियों को उन्हें जानना है, पहचानना है, समझना है और उनसे सतर्क भी रहना है। साथियों, देश की एकता के रास्ते में हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं, वो देश विरोधी तत्वों पर सख्ती करने से बचते हैं। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। ऐसी सोच से हर पल, हर समय देश के हर कोने में हर देशवासी को सावधान रहना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 9 साल पहले की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं वो 2014 से पहले होने वाले आतंकी हमले हैं। जरा सिलसिलेवार आपके सामने रखते हूं। साल 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सत्ता रही। अगर मनमोहन सरकार के दौरान आतंकी हमलों की बात करें तो 9,739 आतंकी घटनाएं सामने आई, जिसमें 1,055 जवान शहीद हुए। अगर बात मनमोहन सरकार के पहले कार्यकाल यानी कि 2004 से 2008 की करें तो इन 4 सालों में 8,000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए। इनमें 800 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। इस वक्त पूरा फिगर आपके सामने है। ये फिगर निश्चित ही परेशान करने वाला है। आइए पूरे विस्तार से आपके सामने रख दूं किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की घटनाओं का जिक्र किया। साल 2004 में 2,564 आतंकी हमले हुए, जिसमें 281 जवान शहीद हुए। हालांकि आतंकी भी मारे गए, आतंकियों के खिलाफ काम हुआ, लेकिन
समस्या यह है कि हमले कितने हुए, 2564। अब आइए 2005 की तरफ, 1990 आतंकी हमले हुए, जिसमें 189 जवान शहीद हो गए। 2006 में देखिए, यह आंकड़ा घट जरूर रहा है, लेकिन अगर ये कहें कि आतंकी हमले खत्म हो गए तो ऐसा नहीं है। 1667, 1092 और 708 आतंकी हमलों के केसेस रजिस्टर किए गए और इसमें हमारे बहुत सी जवानों की जानें गई, आतंकी भी ढेर किए गए। वहीं अगर यूपीए 2 के कार्यकाल की बात करें, यानी कि साल 2009 से अप्रैल 2014 तक 1717 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई। हमने आंकड़ा आपको दिखाया, साल दर साल ये कम होता चला गया। साल 2013 तक आते आते 170 आतंकी हमले दर्ज किए गए, हमारे 53 जवान शहीद हुए। आतंकियों की अगर बात करें तो आप देखें, यहाँ पर भी आतंकी मारे गए, लेकिन इन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि आतंकी घटनाओं में कमी उनके कार्यकाल के मुकाबले मनमोहन सिंह के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा खुद जनता अपनी आंखों के सामने देखिए। अगर साल 2004 से लेकर 2014 की हम जो बात कर रहे हैं, वो ग्राफिक्स अगर आप ये देखें तो कांग्रेस सरकार में कुछ बड़े आतंकी हमलों का जिक्र अगर होता है तो 29 अक्टूबर 2005 को दिवाली से 2 दिन पहले दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 63 लोग मारे गए थे, जबकि 210 लोग इसमें घायल हुए थे। कुछ बड़े आतंकी हमलों की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली का सीरियल ब्लास्ट हो या फिर मुंबई ट्रेन धमाका हो, जिसमें 210 लोगों की जान गई। मालेगांव ब्लास्ट आप भूले नहीं होंगे, 32 लोगों की जाने गई। 2008 में जब जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुआ तो यह भी तुष्टीकरण की राजनीति का ही नतीजा था। 25 अगस्त 2007 को आप देखें, हैदराबाद में ब्लास्ट होना, 35 लोगों की जान जाना। और 2008 में ही आप देखें मुंबई हमला, जिसमें 180 लोगों की जाने गई, 300 लोग घायल हुए, सबसे बड़ा आतंकी हमला। अगर 2014 से पहले देश में आए दिन आतंकी हमले होते थे, शायद ही कोई महीना ऐसा रहा होगा जब या जिस दिन बम धमाके की खबर सामने नहीं आती थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकारात्मक राजनीति करने वालों से देश की जनता को आगाह किया। इसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का कोई तरीका नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य से ये पॉलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हथकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है। ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर टूटती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि है। देश की एकजुटता पर चोट करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। देश इनसे सतर्क रहेगा तभी विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश की एकता बनाए रखने का प्रयास एक पल भी छोड़ना नहीं है। एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण करने वालों पर प्रहार क्यों किया, अब इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गाजा पर इजरायल के हमले को लेकर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा और इसमें सोनिया गांधी की 4 पन्ने की चिट्ठी में सिर्फ 6 बार हमास का और 1 बार टेरर शब्द का जिक्र हुआ। 24 बार इजरायल का जिक्र किया गया, 9 बार गाजा का नाम लिया गया, 12 बार फिलिस्तीनियों का जिक्र हुआ। सोनिया गांधी ने 10 लाइन में हमास के आतंकी हमले को समेट दिया। सोचिए जरा, केवल 10 लाइन में आतंकी हमले को समेट दिया, जबकि सबसे बड़ी घटना तो यही थी कि आतंकियों ने पैराग्लाइडिंग करते हुए इजरायल की सीमा में दाखिल होकर निहत्थों पर वार किया था। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 122 लाइन इजरायल को ही कोसने में खर्च की, खून के प्यास से हमास को ही कवर फायर दिया, हिंसा के लिए इजरायल को ही कसूरवार ठहराया। लेटर इस वक्त आपके सामने है।
सोनिया गांधी के इस लेटर में हमास के लिए पूरी सावधानी बरती गई ताकि कांग्रेस से मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाएं। इजराइल के लिए बोलते वक्त पूरा अटैक, फुल फायर वाली स्क्रिप्ट लिखी गई। सोनिया गांधी के मुताबिक इजराइल हमास पर हमला ही कर रहा है, ना ही सिर्फ ये हमला कर रहा है बल्कि गाजा के लोगों से वो बदला ले रहा है। इजराइल ने गाजा के लोगों को खुली हवा वाली जेल में डाल रखा है। इजराइल की सेना हमास के आतंकवादियों को ह्यूमन एनिमल्स कहती है, लेकिन सोनिया गांधी अपने लेख में ये लिखती हैं कि इजरायली सेना गाजा के लोगों को ह्यूमन एनिमल्स कहकर संबोधित करती है। हमास ने इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। सोनिया गांधी अपने लेख में उसी हमास से हाथ मिलाने का सजेशन इजराइल को देती हैं। एक तरह से हमास के लिए वो आंसू बहा रही है। उन्हें इजराइल का दर्द नहीं दिखता, इजराइल के ऊपर हुआ आतंकी हमला नहीं दिखता, इजराइल के मारे गए बच्चे नहीं दिखते, बुजुर्ग नहीं दिखते, और उन्हें वो बंधक भी नहीं दिखाई देते जो इस वक्त हमास के चंगुल में हैं। उनके बारे में सोनिया गांधी क्यों नहीं कुछ कहती? सोनिया गांधी के हमास प्रेम के पीछे कैसे मुस्लिम वोट बैंक है, इसे समझाऊंगी, लेकिन पहले आप मुस्लिम वोट का एक ट्रेंड देखिए। अब ये मुस्लिम वोट का ट्रेंड क्या है, ये आपके सामने रखती हूँ। साल 1999 से शुरू करिए, इसके लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 45% वोट हासिल हुए। साल 2004 आया, ये बढ़कर 38% हुआ। साल 2009 में कांग्रेस को 29% वोट मिले, और फिर 2014 से देखिए ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 36% और फिर 44% आप देख रहे हैं किस तरीके से ये वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसी वजह से ये कारण है कि ये वोट बैंक छिटक ना जाए, इसलिए इतनी सावधानी बरती जाती है? अब ये देखिए, ये कांग्रेस का जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, पहला क्षेत्रीय दल, बीजेपी की तो स्थिति आप जानते ही हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से वो अपने हाथ पीछे खींच कर रखती है और डंके की चोट पर बोलती है कि हमें तुष्टीकरण की राजनीति करनी ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक देखिए, 1999 में 45%, 2004 में 34%, बढ़कर आ रहा है 37%, 2009 में, 2014 आते 42% और फिर 2019 में 39%। अब कांग्रेस चाहती है कि ये जो इनका कोर वोट बैंक है वो उन तक पहुंचा रहे, उनसे जुड़ा रहे और वोट कांग्रेस के खाते से छिटक ना जाए। इसलिए इजराइल और हमास पर भी टिप्पणी करने से पहले भारत के मुसलमानों की राय क्या है, इसके आधार पर लेख लिखे जाते हैं, स्टैंड रखा जाता है, चिट्ठियां लिखी जाती है। सोनिया गांधी के हमास प्रेम के पीछे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव है। कैसे? बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस को उन्हीं क्षेत्रीय दलों से लड़ना है। वो जो हरी रेखा मैंने आपको दिखाई वो क्षेत्रीय दलों की थी। मैंने दिखाया ना आपको कैसे 2019 में 42% तक वोट जो है वो क्षेत्रीय दलों के पास गया। अब ये देखिए, साल 2008 का वो बटला हाउस एनकाउंटर याद करिए, जब सोनिया गांधी रोई थी, उन्होंने आंसू बहाए थे, तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था 2009 के लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी को 2009 चुनाव में 37% वोट हासिल हुए थे और ये 37% मुस्लिम वोट थे। अब जब 2023 में सोनिया गांधी फिलिस्तीन और हमास के ऊपर आंसू बहा रही हैं, दुख जता रही हैं, चलिए फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए उनका दुख जायज है, आम लोग मारे जा रहे हैं, ये वाजिब है, लेकिन ये याद रखना होगा कि शुरुआत हमास के आतंकियों ने की और हमास के आतंकी फिलिस्तीन की जनता को ह्यूमन शील्ड बनाकर ये जंग लड़ रहे हैं। इसका फायदा साल 2024 में भी तो पार्टी लेना चाहेगी लोकसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस को क्या इसका फायदा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इंडिया अलायंस में भी अपना अपर हैंड रखने के लिए कांग्रेस को मुस्लिम वोट की दरकार है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के लिए भी ये सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर मुस्लिम वोट क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया तो समझिए कि कांग्रेस का आधा काम बन गया। इसके पीछे की पॉलिटिक्स को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए 2009 के चुनाव से समझाती हूँ। साल 2004 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 7% मुस्लिम वोट मिले थे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 7% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन साल 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी के इमोशंस दुनिया के सामने लाने के बाद 2009 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को 28% मुस्लिम वोट मिले। तो क्या यही वजह है कि सोनिया गांधी इजराइल और हमास की परिस्थिति पर लंबा चौड़ा लेख लिख रही हैं, लेटर लिख रही हैं?
सोनिया गांधी के 2008 की आंसुओं का नतीजा 2009 में दिखाई दिया, ये जग जाहिर है। मुरादाबाद, जहां से 45% मुसलमान आते हैं, वहां पर कांग्रेस जीत दर्ज करती है। अगली सीट बहराइच, जहां पर 35% मुसलमान हैं, वहां से कांग्रेस का सांसद बनता है। बरेली में 34% मुसलमान हैं, वहां भी कांग्रेस की जीत हुई। और इसी तरीके से श्रावस्ती में जहां 32% मुसलमान हैं, वहां पर भी 2009 में कांग्रेस का सांसद बना था। तो क्या साल 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नजरिए से यह लेख लिखा गया, ये एक प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश की 2009 का रिजल्ट रिपीट करने का शायद सपना देख रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा की 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। मसलन आप रामपुर की बात कर ले, जहां पर 50% मुसलमान हैं। संभल में जहां पर 46% मुसलमान हैं। बिजनौर की बात करें जहां पर 38% मुसलमान हैं। अमरोहा की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, तो ये वो इलाके मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, नगीना, बहराइच, बरेली और श्रावस्ती, जहां पर मुस्लिम वोटर्स डिसाइडिंग पोजीशन पर हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तय ये वोट बैंक करता है। तो क्या इसी नजरिए से सोनिया गांधी ये लेटर लिख रही है? मुस्लिम वोट पैटर्न के बारे में सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एक बात तो मानते हैं कि मुसलमान विनेबिलिटी देखता है, वो हारते हुए घोड़े पर कभी दांव नहीं लगाता। जो बीजेपी से फाइट में है, जो बीजेपी को हराने की क्षमता दिखाता है, मुसलमान उसी को वोट करता है। विनेबिलिटी कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन अभी ये फैक्टर सपा और बसपा के साथ भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस कैलकुलेटेड रिस्क ले रही है। फिलिस्तीन मुसलमानों के लिए इमोशनल मुद्दा बन गया है और अब सोनिया गांधी उसी को टच कर रही हैं।